नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम इकोनॉमिकम में। मेरे साथ स्टूडियो में अर्थात की नई किश्त के साथ मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कौन कौन से पड़ाव हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। शुरुआत अर्थात से, उसके बाद सवाल जवाब, इनकम की बात, उसके बाद और चलते चलते एक किताब या वेब सीरीज जो अंशुमान जी बताना चाहें अपने दर्शकों को। अब बात आती है कि अर्थात का विषय आज का क्या है। तो आज का अर्थात का विषय बड़ा रोचक है और ये भी मैं आपको बता दूं, अभी 2 हफ्ते पहले हमने जो अर्थात किया था जिसमें हमने ग्रोथ की, कंजम्पशन की बात की थी, आज के अर्थात को आप उसका पार्ट 2 मान सकते हैं, क्योंकि ये बात वहीं से शुरू हो रही है जहां पिछली बात खत्म हुई थी। आज अर्थात पे हम एक खास आंकड़े की बात करेंगे, कुछ नंबरों की बात करेंगे। ये आंकड़ा जीडीपी का नहीं है, ये आंकड़ा महंगाई का नहीं है, ये आंकड़ा पीएमआई का नहीं है, या महीने में आने वाले, क्वार्टर में आने वाला कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है। ये एक बड़ा रोचक आंकड़ा है और ये आंकड़ा इतना ज़रूरी है कि देश के हर व्यक्ति से जुड़ा है, हर कारोबारी से जुड़ा है, हर ट्रेडर से जुड़ा है, हर किसी से जुड़ा हुआ है। कौन सा आंकड़ा है ये अंशुमान जी से ही पूछते हैं। सर, ये किस आंकड़े की बात आज के हम इस अर्थात में करने वाले हैं? शुभम, इकोनॉमिकम और अर्थात के संस्करण में आपका स्वागत है। जिस आंकड़े का जिक्र हमने किया उसके बारे में हम आपको उसकी दुनिया में ले चलते हैं। तो हमने जो पिछले सप्ताह, एक सप्ताह पहले जिस इकोनॉमिकम की बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला, ये नेता फाजली का शेर है। ये उसके भीतर कुछ ऐसे सवाल अनुत्तरित रह गए थे क्योंकि समय कम था, तो इसका दूसरा हिस्सा है। और यहाँ हम और करीब की बात कर रहे हैं। हमने वहाँ बड़ी पिक्चर की बात की थी, मैक्रो आंकड़ों की बात की थी। भारत की जीडीपी में खला है, खालीपन है, जो हमें भी महसूस होता है, आपको भी महसूस होता है सड़क पर निकलते समय, अपने परिवार में लोगों, बेरोजगार लोगों को देखते हुए, कि भारत की जीडीपी की ग्रोथ स्टोरी में एक खालीपन है। इसके हम आगे गए और जब हमने चर्चा शुरू की तो हमें लगा कि बहुत बुनियादी तौर पर जब हम दुकान की किसी व्यक्ति से बात करते हैं, किसी स्टार्टअप चलाने से वाले से बात करते हैं, किसी नौकरी में काम करने वाले व्यक्ति से बात करते हैं और सब शुभम पूछते हैं कि आप अपने भविष्य की योजना बनाते कैसे हो, क्या देखकर बनाते हो, कैसे सोचा कि आप इंजीनियरिंग पढ़ाई करेंगे तो इंजीनियरिंग में आपको जॉब मिल जाएगा, या आप अपने घर के पास गारमेंट का स्टोर खोलना चाहते हैं तो गारमेंट का स्टोर चलेगा कि नहीं चलेगा, कौन बताता है इसके बारे में, कहाँ से पता चलता? कोई भी तथ्य होगा, क्योंकि उसमें पूंजी लगा रहे हैं आप, कुछ कर्ज लेकर लगा रहे हैं, अपनी बचत लगाकर लगा रहे हैं। ये कहाँ से पता चलता है? ये सवाल बड़ा बुनियादी है जो भारत में असल में कारोबारों की शुरुआत से, नौकरी की शुरुआत से, एजुकेशन की शुरुआत से पूछे नहीं जाते हैं। जीवन में आगे बढ़ने की, शिक्षा की योजना बनाते समय हम ये समझ नहीं पाते कि हम यही क्यों पढ़ रहे हैं, और आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद हम जहाँ नौकरियाँ मांगने जाएंगे वो कितनी कंपनियाँ होंगी जिनमें ये नौकरियाँ मिलेंगी और कितने पैसे मिलेंगे। यहाँ अपने पास कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो वो हम सिर्फ अपनी सामान्य जानकारी के आधार पर, जितनी हमारी समझ है, जितनी सूचनाएं हैं, जितने ट्रेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास हैं, उनके आधार पर हम फैसले कर लेते हैं। कारोबार करने के फैसले ऐसे नहीं होते, उनके पीछे बहुत सारे आंकड़े होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, और इसीलिए बड़ी कंपनियां लंबे समय तक बड़ी होती, क्योंकि वो कोई फैसला लेने से पहले बहुत सारी तैयारियां करती हैं। तो मुझे लगा कि मैंने पूछा कुछ लोगों से कि यदि आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो अपनी कारोबार की सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपको कौन से आंकड़ों की ज़रूरत होगी। अगर आप कोई स्टार्टअप बनाना चाहते हो जिससे आप फुटवियर बेचेंगे, या आप कॉस्मेटिक्स बेचेंगे, या कपड़े बेचेंगे, तो आपको किन आंकड़ों से भरोसा होगा कि ये कारोबार भविष्य में सफल होगा। चलिए, स्टार्टअप दूर की बात हो गई, बड़ी बात हो गई, थोड़ी फैशनेबल बात हो गई। आपको एक दुकान खोलना है अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने बाज़ार में, तो क्या आपको ये नहीं पता चलना चाहिए कि देश के लोगों की जेब के भीतर क्या चल रहा है? क्योंकि उसी जेब में जो पैसे होंगे वही तो निकल कर आपके दुकान धंधे तक पहुँचेंगे, उन्हीं की खर्च से तो आपकी दुकान चलेगी। आप दुकान खोलकर बैठ भी जाएं और अगर लोग खर्च नहीं करेंगे तो दुकानों का क्या होगा? या आपको, या आपके परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी कहाँ मिलेगी? आज से उसे नौकरी के लिए कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए जिससे 15 साल बाद, 20 साल बाद, तमाम संकट, अनिश्चितताएं निकालने के बाद, उन सारे डिस्काउंट्स के बाद उसे नौकरी कहाँ मिलेगी? ये जानने के लिए उसे कौन से आंकड़े पढ़ने चाहिए? अगर उसकी कैरियर काउंसलिंग करनी हो तो उसे कौन सा आंकड़ा दिखाया जाना चाहिए जिसको पढ़ के वो समझ सके कि बॉस ये इस परिस्थिति, ये ट्रेजेक्ट्री है, यहाँ से अगर ऐसा ऐसा आप करते जाएंगे तो इससे से नौकरी मिलेगी। अगले साल आप कोई भी काम कर रहे हो, जिस भी बिजनेस में हो, जिस कारोबार में, जिस नौकरी में हो, उसमें अगर आप अंदाज लगाना चाहें कि अगले साल में आप कितना कमा सकेंगे, आपकी कंपनी कितना कमा पाएगी, आपकी जेब का क्या हाल रहेगा, या आप निवेशक हैं तो कौन सी कंपनियां 10 साल बाद, लोग कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लोगों ने
जेट एयरवेज में किया, कंपनी कोलैप्स कर गई। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लोगों ने वोडाफोन में किया, कंपनी कोलैप्स हो गई। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन कौन सी कंपनियां भविष्य में मुनाफा देंगी, लंबे समय में मुनाफा देंगी, जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। इन सब की संभावनाओं को आंकने के लिए हमें कौन से आंकड़े पढ़ने चाहिए, ये सवाल लगातार पिछले कई वर्षों से तमाम आंकड़ों से जूझते हुए जो हम आपके पास लेकर आते हैं इकोनॉमिकम में, मनी सेंट्रल में, उसे जूझते हुए मेरे दिमाग में और आसपास के दिमाग में आता रहता है। आप कहेंगे जीडीपी, तो जीडीपी से तो कुछ पता ही नहीं चलता, एक आंख वाला राक्षस है, एक आंख है उसे सबको नाप लेता है। बजट, उससे क्या पता चलेगा, उससे तो कुछ पता नहीं चलेगा। जनसंख्या के आंकड़े थोड़ा बहुत आपको पता चल सकता है कि आबादी में पढ़े लिखे लोग कितने हैं, कम पढ़े लिखे, उनकी आयु क्या है, उनकी आयु के हिसाब से आप अंदाज लगा सकते हैं कि बुजुर्ग लोग बढ़ेंगे ना तो कंजम्पशन कम होता जाएगा, यूथ आबादी होगी तो ज़्यादा मोबाइल खरीदेगी, ज़्यादा ट्रैवल करेगी, ज़्यादा घूमने जाएगी, थोड़ा बहुत अंदाज आप लगा सकते हैं। कंपनियों की बैलेंस शीट, हाँ, कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़कर आप थोड़ा बहुत जान सकते हैं, कुछ रुख निकाल सकते हैं। बड़ी मगजमारी करनी पड़ेगी, इतनी सारी कंपनियां, इतनी सारी बैलेंस शीट, कितना डेटा पढ़ोगे आप और कितना हिसाब लगाकर आप जानोगे कि अगले 3 साल में, 4 साल में भारत में लोग साबुन ज़्यादा खरीदेंगे कि लोग फूड प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदेंगे कि दूध ज़्यादा खरीदेंगे, अंदाज लगाना मुश्किल है। तो फिर सबसे ज़रूरी आंकड़ा कौन सा है, सबसे ज़रूरी और आंकड़ा है भारत में हमारे पास, उसका किस्सा भी आपको सुनाएंगे। सरकार का आंकड़ा है वो, ये आंकड़ा हमने नहीं बनाया है, कहीं तीसरी एजेंसी से नहीं आया कि विश्व बैंक ने या एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, IMF ने दिया है। सबसे ज़रूरी आंकड़ा है शुभम कि देश में लोग कितना खर्च करते हैं, परिवारों का, व्यक्तियों का खर्च कितना है, और हर 10 साल में और हमें ये पता होना चाहिए, हाँ तौर पर 5 साल में पता चलना चाहिए, और हमें ये पता रहे कि 10 साल में पीछे क्या हुआ है लोगों की जेब का हाल, खर्च का हाल, क्योंकि इसके आधार पर ही भविष्य का पूरा दारोमदार है कि लोग क्या खर्च कर रहे हैं, उनकी आदतें कैसी बदली हैं। आप जरूर पूछेंगे इसको सुन के कि अरे ये आंकड़ा भी होता है क्या, ये तो कभी पता नहीं चला हमको। नहीं, आंकड़े हैं और अभी अभी आए हैं, ताज़े आंकड़े आए हैं। आप लोग इस समय भले ही सिर्फ एक आंकड़ा देख रहे हों कि चुनाव में क्या होगा, कितनी सीटें मिलेंगी, किस राज्य से कितनी सीटें लेकर आएंगी, लेकिन वो सब मोह माया है। वास्तविक आंकड़े जो सरकार ने चुनाव की तरफ जाते हुए चुनाव के शोर में धीरे से रिलीज़ कर दिए, सामने हैं, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। भारत में परिवारों के उपभोग खर्च के, उनके कंजम्पशन स्पेंडिंग के, अपनी ज़िंदगी बेहतर करने, ज़िंदगी चलाने, ज़िंदगी बचाए रखने के लिए, बेसिक सब्सिस्टेंस पर, खाने पीने के लिए, बचाए रखने के लिए लोग कितना पैसा खर्च करते हैं, इस पर सबसे बड़े सर्वे के आंकड़े आ चुके हैं और इनकी संख्याएं बेहद चौंकाने वाली हैं, बेहद चौंकाने वाली। हम आपको उन संख्याओं को विस्तार से खोलकर बताने की कोशिश करेंगे। बड़ी रिपोर्ट है और इनकी जब आप आर्थिक व्याख्या करेंगे और उसके साथ अपनी राजनीतिक व्याख्या भी कर लीजिए तो ऐसे रहस्य खुलेंगे आपके सामने जो शायद आप अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि ये होता है तो होता क्यों है। तो आइए हम इन आंकड़ों में आपको आपसे मिलवाते हैं। आप, हम और असंख्य लोग, जो भारत की पूरी आबादी है वो कहाँ खड़ी है इन आंकड़ों से, जो सरकार के आंकड़े हैं। सर, इन आंकड़ों से मिलें भिड़ें, इससे पहले ये जानना चाहते हैं ये आंकड़े पढ़ने ज़रूरी क्यों हैं दरअसल? अब हमें शुभम इस बात की हैरत होनी चाहिए और ये बात बेहद महत्वपूर्ण है। सवाल सरकारों से इस पर सवाल पूछा जाना चाहिए, पूछते भी हम, सरकारें जवाब नहीं देती। हमें $5 ट्रिलियन के GDP का ख्वाब बता दिया गया, हमें दुनिया की सबसे तेज आर्थिक विकास दर के ख्वाब बता दिए गए, हमें विकसित भारत बनाने के लक्ष्य और संकल्प दे दिए गए, लेकिन हमारे पास बीते 10 साल से इसकी कोई पैमाइश ही नहीं थी कि परिवारों के खर्च में, खपत में कितनी बढ़ोतरी या कमी हुई है। इसकी कोई पैमाइश ही नहीं थी। हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, विकसित भारत बनने जा रहे हैं और हमारी सरकार के पास, हमारे नीति निर्माताओं के पास, हमारी कंपनियों के पास, हमारे निवेशकों के पास ऐसे आधिकारिक आंकड़े नहीं जो आपको बता सके कि पिछले 10 साल में भारत में लोगों ने क्या कमाया, क्या खर्च किया और क्या खपत की। उपभोक्ता खर्च के आंकड़े पूरी दुनिया में, किसी भी दुनिया के देश में सबसे ज़रूरी आंकड़े होते हैं, क्योंकि यहीं से आप लोगों की जेब का मिजाज पता चला पाते हैं। इससे पता चलता है कि लोग खाने पर, शिक्षा पर, इलाज पर कहाँ कितना खर्च कर रहे हैं और 5 साल में उसमें परिस्थिति में कितना बदलाव आया। 5 साल पहले वो क्या खरीद रहे थे, अब क्या खरीद रहे हैं, कौन कितना गरीब है, किसे सरकार की कितनी मदद की ज़रूरत है, कितनी मदद उनको दी जानी चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में इलाज, दवा के भी पैसे उनके पास नहीं है तो पहुँच सकें, या कंपनियों को किस प्रोडक्ट और किस सर्विसेज के उत्पादन में बढ़ोतरी करनी चाहिए जिनकी डिमांड आने वाले समय में आने वाली, किनके उत्पादन में कमी या कटौती करनी चाहिए। उत्पादन बढ़ाना इसलिए ज़रूरी है ताकि मांग बढ़ने पर महंगाई ना आ जाए,
अगर आपको पता चले कि भारत में दूध की मांग और दूध उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, तो अगले 5 साल में 7 साल में मिल्क प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, मिल्क की शॉप बढ़ेंगी। जैसे कि दवाओं की मांग बढ़ी तो आपको हर गली में दवाओं के स्टोर खुलते दिखाई देगा। ये बाजार ने अपने हिसाब से बताया, सरकार ने नहीं बताया कि भारत में दवाओं की मांग किस तरह से बढ़ रही है, लोगों की दवाओं की खपत की परिस्थिति क्या है। हैरत होगी आपको जान के कि बीते 10 साल में भारत में 10 केंद्रीय बजट और राज्यों के करीब 300 के आसपास बजट गुजर गए, निकल गए, सारी घोषणाएं आ गई, पास हो गए, खर्च खपत करके खत्म कर लिया गया, और किसी को नहीं पता चला कि भारत के लोगों की, जिनके लिए सब कुछ किया जा रहा है, उनकी जेब का क्या हाल है। एनएसएसओ जो भारत की सरकार की प्रतिष्ठित सर्वेक्षण एजेंसी है, वो 1972 से हर 5 साल में भारतीय परिवारों के खपत और खर्च का सर्वे करती है। ये 1972 से चला आ रहा है और ये दुनिया के सबसे बड़े सर्वेक्षण में से एक और सबसे प्रतिष्ठित सर्वेक्षण है दुनिया का, जो भारत की सरकार में 1972 से चल रहा है। 2017-18 में इस सर्वे के आंकड़े जारी हुए थे। सरकार ने उसे नकार दिया और कहा कि नहीं, इसके आंकड़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं, उसके निष्कर्ष सही नहीं, और इसे रद्द कर दिया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे है किसी भी एक देश में, सबसे लंबे समय से जारी सर्वे है। इसमें 1 लाख अर्बन और 1.5 लाख रूरल फैमिलीज को शामिल किया जाता। 2.62 लाख परिवारों के बीच सर्वे किया गया 22-23 में। अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के बीच में यह सर्वे किया गया और भारत के इतिहास का सबसे कीमती, आप छोड़ दीजिए इकोनॉमिक सर्वे, आप छोड़ दीजिए बैंक की रिपोर्ट, आप छोड़ दीजिए जीडीपी के हर तिमाही में आने वाले आंकड़े, में सब में कुछ नहीं पता चलता। भारत की वास्तविकता का सर्वे यही है। 2 महत्वपूर्ण, एक 10 साल में होने वाली जनसंख्या की गणना, जिससे आपको पता चलता है डेमोग्राफी कितनी बदली, और हर 5 साल में आने वाला सर्वेक्षण जो बताता है कि लोगों की जेब का क्या हाल है। तो जब 2017-18 का सर्वेक्षण रद्द कर दिया गया शुभम, तो 2023-24 का सर्वे 11 साल बाद आया है। यानी इससे पहले जिस सर्वे को हम वैध मानते हैं, वैलिड मानते हैं, जिसके आंकड़ों को हम रेफर कर सकते हैं आधिकारिक रूप से, वो 2011-12 का है। 2011-12 के बाद एक सर्वे हुआ जिसको सरकार ने रद्द कर दिया, तो उसके आंकड़ों को अब रेफर नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया गया। तो ये सर्वे 11 साल बाद आया। यानी 1 दशक में पहली बार हमें ये पता चल रहा है कि देश के आम फहम सामान्य परिवारों की आर्थिक तस्वीर है कैसी, वो क्या कमा रहे हैं, कितना, क्या, कैसे खर्च कर रहे हैं। ध्यान रखिए कि इन 10 सालों में भारत में लोगों की जिंदगी को प्रभावित करने वाले 3 बड़े बदलाव हुए। सरकारें आई गई, उनसे कोई मतलब नहीं, राजनीति में चुनाव होते रहते हैं, 5 साल में 3 बड़े बदलाव हुए। पहला था नोटबंदी, दूसरा था जीएसटी, और तीसरी थी कोविड की महामारी। ये तीनों बदलाव इसलिए भी जरूरी थे क्योंकि इन तीनों ने भारत में रोजगारों, कारोबार, कमाई और खपत, इनको सीधे प्रभावित किया। स्ट्रेट प्रभावित किया। नोटबंदी ने सीधा प्रभावित किया क्योंकि लोगों के पास जो कैश था वो खत्म हो गया और उनको लाइन में लगना पड़ा। जीएसटी ने टैक्सेशन का पूरा ढांचा बदल दिया, छोटे उद्योग लड़खड़ा गए। और कोविड ने तो सब कुछ बंद ही कर दिया 1-1.5 साल के लिए। ये रिपोर्ट सांख्यिकी मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगर आप उतने आंकड़ों में जाकर मगजमारी करना चाहें तो आप उसे पढ़कर समझ सकते हैं। लेकिन हम आपको ये आंकड़े क्या बता रहे हैं और उन्हें हमें कैसे समझना चाहिए, और उनसे हमारे आपके लिए, सामान्य लोगों के लिए क्या सूत्र संकेत मिलते हैं, उन्हें हम इस पर आज चर्चा करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे ज़रूरी आंकड़ा, खपत का आंकड़ा किसने दिया? सरकार की सबसे प्रतिष्ठित एजेंसी ने दिया। सबसे पुराने समय से आंकड़े आ रहे हैं। किन पर होता है? 1 लाख शहरी परिवार, 1.5 लाख गाँव के परिवार। तो ये अब आपके पास पूरी पृष्ठभूमि तैयार। अब चलिए आंकड़ों से मिलते हैं। सर, इन आंकड़ों में टटोलना बटोरना शुरू करें तो सबसे अहम आंकड़े कौन से मिलते हैं? गजब का सच है इन आंकड़ों में। देखिए, तथ्य कहीं भी से भी घुमाए जाएं लेकिन निकल कर सामने आते हैं। इनमें से इतना कुछ तलाशा और पढ़ा जा सकता है और उसका अलग अलग तरह से विश्लेषण किया जाता है, लेकिन इसमें कई सारे सवालों के जवाब, जो अगर आप अर्थव्यवस्था को दूर से खड़े होकर देख रहे हैं, जो हमने टाइम डायलेशन के रूपक के साथ पिछली बार बात की थी, तो आपको उन बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि आखिर ये हो क्यों रहा है। हम आपको इन आंकड़ों के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इनसे क्या पता चलता है, और निश्चित तौर पर आपको इसमें एक एक तथ्य बड़े अनोखे पैराडॉक्स में ले जाएगा, बड़े गहरे अंतर्विरोध में ले जाएगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की पिछले 10 सालों में पहचान बन गया है। तो आइए इन संख्याओं को उधेड़ना शुरू करते हैं। बीते 11 साल में, अर्थात 2011-12 के बाद, ये आंकड़ा देखिएगा सामने आपको नंबर बहुत अच्छा दिखाई देगा। ये तो सबसे अच्छा नंबर है इसका। बीते 11 साल में, अर्थात 2011-12 के बाद, प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च में 140% की बढ़ोतरी हुई, जिसमें ओवरऑल शहरी इलाकों में, शहरी और ग्रामीण इलाकों के खर्च में जो अंतर था वो करीब
13 परसेंटेज पॉइंट कम हुआ, लेकिन 6,000 और 3,000 शहर, 6,449 रुपये प्रति व्यक्ति और गांव 3,733 रुपये प्रति व्यक्ति के आधार पर। तो बढ़ोतरी आपको 2011-12 की तुलना में 164% की दिखती है। बढ़त के आंकड़े को देखकर आपको लगेगा कि बड़ा तरक्की हो गई 10 साल में, लोगों ने काफ़ी खपत और खर्च बढ़ गया। पर हम आपको बताएंगे कि तस्वीर का दूसरा पहलू क्या है, क्योंकि इन आंकड़ों को गहराई से समझना जरूरी है। पर ये प्रतिशत की बढ़ोतरी और वास्तविक आंकड़ों में बड़ा फर्क होता है। हम अक्सर आपको बताते हैं प्रतिशत से नहीं, वास्तविक आंकड़ों से देखिए। 2022-23 में गांवों में मासिक प्रति व्यक्ति खपत 3,773 रुपये थी। एक व्यक्ति की पूरे महीने का खर्च कंजम्पशन 3,773 रुपये था। शहर में 6,459 रुपये 6,459 रुपये था। अंतर बहुत बड़ा है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। राज्यों के बीच खासा बड़ा अंतर है। असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़ में मासिक खर्च राष्ट्रीय आय से कम है गांवों में, और जो बाकी आपको राज्य ऊपर दिखाई दे रहे हैं उनके आंकड़े गांवों के इलाके में राष्ट्रीय औसत से ऊपर हैं, ये दिखाई दे रहा है। अधिकांश राज्य जो आपको दिखा, एक बार हम फिर उस चार्ट को देखें, अधिकांश राज्य राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं। बड़े राज्य असम, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं। यानी यह 3,773 रुपये भी गांव का एक आदमी नहीं खर्च कर रहा है महीने में। केवल 3 राज्य आपको ऊपर दिखते हैं। सिक्किम चूंकि छोटा आबादी वाला देश है तो वहां सबसे बड़ा नंबर आपको दिखाई दे रहा है। इस आंकड़े को आप इस तरह भी समझ सकते हैं। पहला सूत्र कि जिन इलाकों में नगरीकरण दिखता है वहाँ पर थोड़ी सी परिस्थिति बेहतर दिखाई देती। जो ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था वाले राज्य हैं वहाँ स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। कुछ और आंकड़े इसमें निकले। अनुसूचित जातियों और जनजातियों का मासिक खर्च आज भी राष्ट्रीय औसत से कम है। तमाम बहसें होती हैं राजनीति की चारों तरफ, पर इस आंकड़े ने यह बताया कि SC/ST का जो औसत मासिक खर्च है, प्रति व्यक्ति औसत मासिक खर्च है सरकार के राष्ट्रीय उपभोक्ता खर्च सर्वेक्षण में, वो राष्ट्रीय औसत से कम है। लेकिन पिछड़ी जातियों का खर्च 10 साल में राष्ट्रीय औसत के करीब पहुंच गया, पार उसने भी नहीं किया है। जो राष्ट्रीय औसत है उसके करीब पहुंच गया गांव और शहरों में। गांव में 46% खर्च खाने पर है और शहरों में 39% खर्च खाने पर है। अब इस आंकड़े से आपको झटका लगा होगा सुनकर, क्योंकि आपको तो लगता होगा कि महंगाई शहर वालों को ज़्यादा सताती है, लेकिन अगर खाद्य महंगाई की तस्वीर देखें तो गांव वालों की जिंदगी दूभर कर दी खाद्य महंगाई ने। क्योंकि अगर वो 100 रुपया खर्च कर रहे हैं तो उसमें से 46 रुपये तो खाने पीने की चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं, और वहीं पिछले सालों से सबसे ज़्यादा महंगाई है। अनाज, दाल, तेल की महंगी कीमतें ग्रामीण लोगों को ज़्यादा परेशान कर रही हैं। शहरी लोगों को दवा, शिक्षा और बाकी चीज़ों की महंगाई परेशान करती। ये दूसरा आंकड़ा जो आपके सामने है। लेकिन गाँव में खाने पर खर्च 50% से नीचे आया है। ये एक अच्छी खबर है। कपड़े, मोबाइल, ईंधन, बिजली आदि पे खर्च में बढ़ोतरी हुई, और जैसे ही इन पर खर्च में बढ़ोतरी हुई गांव के इलाकों में, आप ये आंकड़ा, हम चूंकि हमारे पास, हम आज इस आंकड़े पर बात कर रहे थे, नहीं तो हम आपको कंपैरेटिव आंकड़े दिखाते कि इन चीज़ों पर पिछले 10 साल में इनकी महंगाई में भी लगातार बढ़ोतरी हुई। कपड़ा भी महंगा हुआ, मोबाइल भी महंगा हुआ, ईंधन भी महंगा हुआ, बिजली भी महंगी हुई। तो जैसे ही ग्रामीण इलाकों में इन चीज़ों का कंजम्पशन बढ़ना शुरू हुआ, इनकी महंगाई बढ़ना शुरू हो गई। और यह भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत में जैसे जैसे खपत बढ़ती है, महंगाई उसी हिसाब से बढ़ती जाती है, जबकि हमको लगता है कि उत्पादन की क्षमताएं बढ़ती चली जा रही हैं और उससे आपूर्ति बेहतर होगी और कीमतों में कमी आएगी। अब यहाँ आपके लिए कुछ धंधे, रोजगार, निवेश के टिप्स भी हैं इन आंकड़ों में, जो हम आपको देके फिर आगे चलते हैं। शहर और गांवों के लोग पेय पदार्थ, चाय और बाकी बेवरेजेस, जिसमें लस्सी, छाछ से लेकर प्रोसेस्ड ड्रिंक तक फूड है, इन पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। नाश्ते पर ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, रिफ्रेशमेंट्स पर इसमें रेस्टोरेंट से बने हुए उत्पाद भी शामिल हैं। प्रोसेस्ड फूड पर खर्च बढ़ रहा है। अब ये सारे उत्पाद मिलकर शहर और गांवों की जो खपत की टोकरी है उसमें से 9 से 10% का हिस्सा घेरने लगे हैं। यानी एक बड़ा हिस्सा शहरी इलाकों में करीब 11% के आसपास, 10.64%, और ग्रामीण इलाकों में 9.62% का हिस्सा प्रोसेस्ड फूड का है। तो कुछ सूत्र आप ले सकते हैं कि जो कंपनियां प्रोसेस्ड फूड बेच रही हैं, जिन कंपनियों में प्रोसेस्ड फूड बेचने वाली कंपनियों में नौकरियां निकल रही, उनके दिन आने वाले समय में भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि इनकी मांग लगातार बढ़ रही। दूध एक बड़ा हिस्सा है और दूध की महंगाई इसीलिए हमें परेशान भी कर रही है लगातार, इतने 2-3-4 साल से बढ़ रही। दूध और उससे संबंधित उत्पादों का हिस्सा भी खपत में बेहतर हुआ है, बढ़ा है। ये ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर होने की या दूध के पर खर्च करने की क्षमता बढ़ने का संकेत है इनके। अच्छा, अब आप पलटकर बाजार की तरफ देखिए तो इनके धंधों में बरकत भी है।
इनके शेयर या ऐसी कंपनियों के स्टॉक्स भी बढ़े हैं और उनमें उनकी डिमांड भी बढ़ रही है और उसका नेटवर्क भी आपको अपने आसपास दिख रहा है। फूड के प्रोडक्ट्स का, रेस्टोरेंट्स का और इनका नेटवर्क और इनके कारोबार भी बढ़ रहे हैं, इनके शेयर भी बढ़ रहे हैं। गांव और शहर दोनों जगह ट्रांसपोर्ट और इलाज पर खर्च बढ़ा है। ये सबसे चुनौतीपूर्ण और चौंकाने वाली बात है। लेकिन एक जो सबसे आश्चर्यजनक बात इस पूरे आंकड़े में निकल कर आई, कैसे कहाँ भारत खर्च करता है, सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात निकल कर आई कि 11 साल में ग्रामीण इलाकों में शुभम शिक्षा और टॉयलेटरीज पर खर्च में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। यानी शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि हम ये सोच रहे थे कि गांवों में लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, खर्च कर रहे हैं परिवारों की, लेकिन परिवारों की क्षमताएं इतनी नहीं थी कि वे शिक्षा पर खर्च कर सके। इसलिए उनका खर्च मोबाइल पर तो बढ़ा, उनका खर्च दूध और बाकी चीज़ों पर बढ़ा, पर शिक्षा पर उनके खर्च में बढ़ोतरी नहीं हुई। ये है मोटी मोटी तस्वीर जो हमने आपके सामने रखी। अब हम इसे खोलते हैं अंदर तो हमें इसके पीछे के रहस्य पता चलेंगे। सर, ये आंकड़े सुनकर ऐसा लग रहा है कि अगर क्या इन आंकड़ों में गरीबी, असमानता की भी कोई तस्वीर उभरती है? और वही तस्वीर हमें भीतर से समझना ज़रूरी है। हमें कई सारे सवालों के उत्तर मिलते हैं कि भारत में इतनी असमानता क्यों है। अब आइए उन आंकड़ों को समझिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे भारत के ग्रामीण इलाकों में 5% लोग शीर्ष खपत वाले हैं। ओवरऑल जो पूरी ग्रामीण इलाके की आबादी है, उस आबादी में जो 5% लोग सबसे ज़्यादा मंथली खर्च करते हैं, उनका मालूम को प्रति व्यक्ति खर्च कितना है? सिर्फ 10,000 रुपये, 10,501 रुपये। यानी पूरी ग्रामीण आबादी में सबसे ज़्यादा खर्च बहादुर, सबसे ज़्यादा बेहतर खर्च करने वाले और ज़िंदगी जीने वाले लोगों का मासिक प्रति व्यक्ति खर्च सरकारी आंकड़े के हिसाब से सिर्फ 10,501 रुपये है, जो जिनको आप गाँव में सबसे फला फूला और सबसे बेहतर स्थिति में मान सकते हैं। अब दूसरा आंकड़ा सुनिए जो बहुत करीबी और ज़रूरी है जानना, कि इनका खर्च जो गांव में पिरामिड पर सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, उनका खर्च सबसे नीचे जो पिरामिड पर हैं, जो सबसे नीचे बैठे हुए हैं, उनसे 8 गुना ज़्यादा है। यानी जो सबसे नीचे पायदान पर ग्रामीण इलाकों में लोग हैं, उनका मासिक खपत खर्च 2,000 रुपये से भी कम है, 1,373 रुपये। आप इनकम डिस्पैरिटी की बात कर रहे थे भारत में, कि भारत में शहरों के बीच में, शहरों और गांव के बीच में इनकम डिस्पैरिटी है, कस्बों और गांव के बीच में। यहाँ तो गांव में इनकम डिस्पैरिटी का लेवल देखिए कि उसी गांव की खपत की पिरामिड में सबसे ऊपर बैठा हुआ आदमी 8 गुना ज़्यादा खर्च करता है। हालांकि बहुत बड़ा नंबर नहीं, मैं आपको बताएंगे कि दुनिया के हिसाब से बिल्कुल इस नंबर पे आकर्षित होने की या इसे बहुत बेहतर मानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर गांव के अंदर इनकम डिस्पैरिटी का लेवल देखा जाए तो 1,373 रुपये और 10,501 रुपये का फ़र्क है। ऐसा क्यों हुआ? विश्व बैंक की रिपोर्ट अभी आई पिछले 2 दिन पहले, जिसने हमें बताया, हमने मनी सेंट्रल में उस पर चर्चा भी की, जिसने हमें बताया कि भारत एशिया के अपने पड़ोसी देशों की तुलना में सबसे कम लोगों को खेती से बाहर निकालकर दूसरे कारोबारों में ले जा पाया। नेपाल, श्रीलंका और भूटान की स्थिति हमसे अच्छी थी, जहां पर खेती से निकाले गए लोग शहरों में अन्य जगह कामकाज में लगा दिए गए। भारत की 10 साल की, 11 साल की और इससे पहले की 15-20 साल की रिकॉर्ड ग्रोथ और तमाम बातों के बावजूद भारत की अधिकांश आबादी जो 10 साल पहले खेती पर निर्भर थी, उससे बहुत छोटा सा हिस्सा निकलकर अन्य कारोबारों में गया, जहां से उसे गैर कृषि इनकम मिलना शुरू हो, और इसलिए गांव की हमें शायद ये स्थिति दिखाई देती है। शहरों की तस्वीर और भी ज़्यादा हैरतअंगेज है। यहाँ खर्च के पिरामिड में टॉप पर बैठे हुए जो लोग हैं, उनका मासिक प्रति व्यक्ति खर्च कितना है? 20,824 रुपये, जो टॉप पर बैठे हुए लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं। और जो शहर के सबसे निचले स्तर पर, जो शहरी लोग हैं, जो सब परिवार जो सबसे निचले स्तर पर हैं, उनका प्रति व्यक्ति मासिक खर्च है केवल 2,001 रुपये। यानी जो टॉप पर बैठे लोग हैं, उनका खर्च यहाँ से 10.4 टाइम्स गुना, 10 गुना ज़्यादा है। तो अब ये शहर के बीच में इनकम डिस्पैरिटी देख लीजिए आप, एक बड़ी सोसाइटी और उसके पीछे रहने वाली झुग्गी के लोगों को, या शहर के भीतर। तो भारत की आर्थिक असमानता को हम केवल ग्रामीण और शहरी भारत में मानते थे, जी नहीं। ग्रामीण भारत की आर्थिक असमानताएं अब भीतर तक बैठ चुकी हैं। ये 2 अलग अलग ध्रुव हैं, एक ही शहर में, एक ही गाँव में 2 अलग अलग ध्रुव हैं। हालांकि आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है। शहर में भी सबसे ऊपर वालों का खर्च, सबसे ऊपर वालों का, एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि शहर में सबसे ऊपर वालों का खर्च गांव में सबसे ऊपर वालों के खर्च का 2 गुना है। यानी गांव में जो सबसे ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है 5%, वो 10,000 रुपये महीने तक खर्च कर पाता है केवल। गांव में जो सबसे ऊपर वाला है वो 20,000 रुपये तक खर्च कर पाता है।
अब केवल अकेला टॉप और बॉटम का फर्क भी हम आपको नहीं बता रहे हैं, इसके भीतर में जाइए। पिरामिड जब आप बनाते हैं खर्च का, तो उसमें जो टॉप के 5% हैं, उसके बाद जो अगला 5% आता है, उसके बीच उसके खर्च में अंतर शहरों में 68% है, यानी 20,824 रुपये और 12,399 रुपये जो नीचे का 5% वाला है, और गांवों में ये अंतर 58% है। यानी गांव में सबसे ऊपर और उससे एक लेवल नीचे, जिसको क्या आप गांव का रिच माने और उसके बाद उसके नीचे का मिडिल क्लास माने, उसके बीच में 58% का अंतर। इतना क्रिटिकल गैप भी उन लोगों में भी है। यानी आप सोचो कि जो नीचे खड़ा हुआ है गांव के पिरामिड पे या शहर के पिरामिड में शुभम, वो कभी भी उस ऊपर तक जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए तो उसकी तो सीढ़ी बहुत ऊंची होती चली गई। अब इन आंकड़ों से हमें एक पहेली मिलती है, क्योंकि आंकड़े हमने देखे करीब से और उसमें एक पहेली मिली, जिसकी रोशनी में हम जीडीपी की जितनी भी पैमाइश करते हैं, उसकी जो समझ विकसित करते हैं और तमाम हल्ला उल्ला करते हैं, ये सब बड़ा नकली सा लगने लगता है, क्योंकि परिस्थितियां कहीं दूसरी तरफ हैं। एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देना जरूरी है कि बीते 3 उपभोक्ता खपत सर्वेक्षण हमारे हाथ में है शुभम। एक 2004-05 का, एक 2011-12 का और एक 2022-23 का, क्योंकि 2017-18 वाला तो रद्द हो गया था। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इन तीनों उपभोक्ता खपत सर्वेक्षणों में, जो हमें भारत के जीडीपी की इनहेरेंट चुनौतियां या भीतरी चुनौतियां बताती है, वो ये है कि भारत में 2004 के बाद से खपत खर्च में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई। वहीं टिका हुआ है 2004 पे जहां था। बाजार बढ़ा है, ये बात सही है कि अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है, बाजार बढ़ा है, लेकिन ये बात बेहद अटपटी। इस सवाल का जवाब सरकार के किसी बड़े मंत्री को या अधिकारी को देना चाहिए कि पिछले 20 साल में जीडीपी का आकार 3 गुना बढ़ गया है। पिछले 20 साल में अगर आप जीडीपी के साइज को देखें तो उसमें 3 गुनी बढ़ोतरी हुई, लेकिन उपभोग खर्च का जीडीपी में हिस्सा 2004 में 60% था और 2023 में 58% पर आ गया। ये वो चुनौती है जिस वजह से आपको के शेप रिकवरी कोविड के बाद आती दिखाई देती है, डिमांड सीमित दिखाई देती है, अधिकांश लोगों के पास रोजगार नहीं मिलते, बाजारों में मांग नहीं दिखाई देती, क्योंकि जीडीपी तो फैलता चला गया पर उस जीडीपी का उपभोग करने वाले लोगों की खपत में बढ़ोतरी नहीं हुई। इसलिए आज भी भारत के जीडीपी में कंजम्पशन का हिस्सा वही कायम है जो 2004 में था, जबकि 2004 से आबादी भी बढ़ी, जीडीपी का आकार भी बढ़ा, फैक्ट्रियां भी आई, निवेश भी बाहर हुआ। इनकम डिस्पैरिटी भी है, लोग खर्च भी एक सा नहीं कर रहे हैं, टॉप वाले बॉटम वालों से बहुत। फिर ये जो पूरी ग्रोथ हुई, जिसका जीडीपी हम कहते हैं कि सबसे तेज़ बढ़ रही है दुनिया में, अभी तो आज की खबर है कि चीन भी पीछे है और भारत में हम दुनिया में सबसे तेज़ बढ़ते ग्रोथ का इंजन बनने की बात चल रही है भारत की। फिर इसका फ़ायदा किसे मिल रहा है? हाँ, और ये इस सवाल का जवाब आप अपने अपने अनुभवों से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप इसको देख रहे हैं, आप अपने आसपास जाकर बाजार से समझ सकते हैं। हमारे पास इसके कुछ निष्कर्ष तत्काल निकल कर आते हैं। खपत नहीं बढ़ रही, क्या इसलिए कीमतें बढ़ रही हैं? क्योंकि जब डिमांड नहीं बढ़ेगी, कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी, तो कंपनियां अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ाती चली जाएंगी। तो क्या भारत की महंगाई दरअसल भारत में खपत कम होने से निकल रही है? ये सवाल अलग से शोध और अलग से विस्तृत जानकारी मांगता है, क्योंकि आमतौर पर अगर बाजार में किसी चीज़ की मांग बढ़े और उसकी आपूर्ति बढ़ती चली जाए तो कीमतों में कमी होनी चाहिए। तो इसीलिए 10 साल पहले 60,000 65,000 की स्कूटी अब 1 लाख रुपए की हो जाती। आज पैरासीटामोल या कफ सिरप जो 5-6 साल पहले 7 साल पहले जिस कीमत पे, उससे दोगुने कीमत पर मिलने लगती। तो डिमांड नहीं बढ़ती है और कंपनियों की लागत बढ़ती चली जाती। क्या इसलिए महंगाई बढ़ रही है? ऐसा लगता है जैसे कंपनियां मांग ना बढ़ने की भरपाई कीमतें बढ़ाकर करती हैं। और ये एक दुष्चक्र बनाती है, क्योंकि कीमतें जितनी बढ़ती हैं खपत उतनी टूटती जाती है। क्योंकि अगर 2018 में 17 में बाइक खरीदने वाले, स्कूटी खरीदने की क्षमता रखने वाले 1,000 लोग थे, तो 2023 में आकर उनकी संख्या घटकर 200 रह गई, क्योंकि उनके पास 1 लाख रुपए की स्कूटी खरीदने की क्षमता नहीं है। तो सरकार का जीएसटी संग्रह फिर मांग की वजह से नहीं, महंगाई की वजह से बढ़ रहा है। इस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, आंकड़े भी उपलब्ध हैं, इकोनॉमिकम उपलब्ध है, हम शायद उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसे आप इस रोशनी में समझिएगा कि सरकार का जीएसटी संग्रह, टैक्स का संग्रह मांग के कारण नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि खपत तो नहीं बढ़ती दिखाई दे रही, तो फिर महंगाई के कारण बढ़ रहा है। एक और बात मुझे बहुत चुनौतीपूर्ण लगती है इन आंकड़ों से, क्योंकि सरकार के आंकड़े हैं तो हम इन्हीं को रेफरेंस मानेंगे। बीच से 10 साल में असंख्य योजनाओं में पैसा बांटा गया, बड़े बड़े डायरेक्ट फंड ट्रांसफर हुए, उसके बाद भी ये हाल है कि रूरल एरिया में आदमी 3,000 रुपये औसत महीने में खर्च कर पा रहा है, 3,373 रुपये खर्च कर पा रहा है, और सबसे निचले बैठा हुआ आदमी तो 2,000 रुपये भी खर्च नहीं कर पा रहा। तो फिर ये पैसा गया कहाँ?
इसने कंजम्पशन की डिमांड क्यों पैदा नहीं की? वो तमाम आलिम फाजिल लोग बैठकर जो हमसे कहते हैं कि सरकार के खर्च से डिमांड आती है, सरकार लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाती है, सरकार डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र करती है, तो उससे डिमांड बढ़ती है। वो गई कहाँ सब? 10 साल में अगर आप सारे डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र के आंकड़े को देखें तो उसे तो इस डिमांड में ट्रांसलेट होना चाहिए था, लोगों के खपत खर्च में बढ़ोतरी दिखाई देनी चाहिए थी। तो क्या फिर यही वजह है कि 2004 में जितनी आबादी सरकार के मुफ्त अनाज, दवा, इलाज और मदद की मोहताज थी, उससे ज़्यादा लोग आज सरकारी मदद, दवा और इलाज के मोहताज हैं। उससे ज़्यादा लोगों को मुफ्त अनाज देने की ज़रूरत पड़ रही है, उससे ज़्यादा लोग दवा खरीद नहीं सकते बाज़ार में, उससे ज़्यादा लोगों को मुफ्त इलाज की ज़रूरत होती है और उन्हें वो सुविधा नहीं मिलती। तो क्या यही वजह है कि सरकारों के कर्ज बढ़ते चले जा रहे हैं? क्योंकि इकॉनमी में ग्रोथ और डिमांड हो तो सरकारों को इन सब चीज़ों पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत क्या है? लोगों की खपत आए, उन्हें नौकरियां मिलें, तो सरकारों को कर्ज लेने की ज़रूरत क्या है? और क्या इसलिए इन्हें न्यूनतम सुविधाएं देकर चुनाव जीत लिए जाते हैं? 1200-2000 रुपये महीने की खपत खर्च वाला पर्सन 3000 रुपये 4000 रुपये की खपत खर्च वाले किसी व्यक्ति को 200-400 रुपये भी दिल में मिल जाने से वो अपने वोट का फैसला बदल सकता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी बहुत सीमित स्तर पर खर्च कर रही है। अब एक चार्ट देखिए आप, इस चार्ट को देख के आपको समझ में आएगा और ये आपके चौंकाने वाला बात होगी। जीडीपी के आंकड़े आपने देखे, बाकी आंकड़े देखिए, इसको देखिए। वर्ल्ड बैंक ने दुनिया में, क्योंकि विश्व बैंक की अभी रिपोर्ट भी आई है, विश्व बैंक ने दुनिया में प्रति व्यक्ति के दैनिक खर्च का आकलन किया। दैनिक खर्च हम आपको मासिक आंकड़े में इसको बदलकर बताएंगे। विश्व बैंक ने प्रति व्यक्ति के दैनिक खपत खर्च की पैमाइश की और एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जो विश्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसके आधार पर न्यूनतम, माध्यमिक और उच्च, इन 3 स्तर पर लोगों के खर्च को बांटा जाता है डेली डॉलर में टर्म्स में, कि पूरी दुनिया में एक समान फार्मूला हो। न्यूनतम खर्च है $2.97 से $8.44। इसके बीच में इतना प्रतिदिन खर्च करने वाले लोग मिनिमम, न्यूनतम खर्च वाली श्रेणी में आते हैं। माध्यमिक खर्च जो है बीच के लेवल के ऊपर, इंटरमीडिएट में $8.45 से लेकर $23.03 ये लेवल है। इतना खर्च करने वाले लोग मिडिल क्लास या मिडिल लेवल माने जाते हैं, और जो $23 प्रतिदिन से ऊपर खर्च करते हैं वो हायर स्पेंडिंग में आते हैं। अब इसको रुपए में कन्वर्ट करके और मासिक आधार पर इसे देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो जो पहला लेवल है, जो $2.97 से $8.44 प्रतिदिन का लेवल है, यानी करीब करीब 7,470 रुपये प्रति महीने से 21,015 रुपये प्रति महीने, अगर आप आज के डॉलर के रेट पर हिसाब लगाकर देखें कि 83 रुपये के आसपास का डॉलर है। अब आप इसे रुपए में बदलकर समझिए। ये दैनिक खर्च का है, इसे हम 30 दिनों के खर्च में बदलते हैं, मासिक खर्च में बदलते हैं और इसी आंकड़े को लगाते हैं। तो जो न्यूनतम स्तर भारतीय मुद्रा में निकलता है वो ये है कि भारत की न्यूनतम खर्च करने वाले लोगों की प्रति माह खपत खर्च होनी चाहिए 7,470 रुपये से 21,105 रुपये। इतना तक खर्च करने वाले लोग विश्व बैंक के पैमाने के हिसाब से मिनिमम एक्सपेंडिचर वाले लेवल में आते हैं, क्योंकि $2.97 से $8.44 प्रतिदिन का स्लैब है, स्केल है। दूसरे स्तर पर $8.44 से $23.03 तक, $0.03 तक का लेवल है। इसे जब आप भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें और मासिक में कन्वर्ट करें, क्योंकि दैनिक खर्च का आंकड़ा है, तो 21,015 रुपये से लेकर 57,344 रुपये का लेवल आता है। मंथ में इतना तक खर्च करने वाले लोग विश्व बैंक के हिसाब से मध्य वर्ग में या इंटरमीडिएट खर्च के लेवल पर आते हैं। और उच्च वर्ग में $23.03 से ऊपर का खर्च करने वाले लोग, यानी 57,344 रुपये प्रति माह खर्च करने वाले लोग जिनका इतना खपत खर्च है, वो इससे ऊपर की स्तर में आते हैं। अब सरकार के उपभोक्ता खर्च सर्वे पर वापस चलते हैं और उसके आंकड़े को देखते हैं। ये चार्ट आपके सामने आएगा, इसे ध्यान से देखिएगा। भारत में मासिक प्रति व्यक्ति खपत 3,773 रुपये है औसत, और शहर में 6,459 रुपये है। यानी गांव में 5% शीर्ष लोगों का खपत खर्च 10,000 रुपये से कम है और खपत खर्च प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये प्रति माह है, और शहरों में 20,000 रुपये प्रति माह है औसतन, जो टॉप शीर्ष लोग हैं। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और इन के सारे आकलनों के बीच अगर आप देखो तो भारत की अधिकांश आबादी का उच्चतम खर्च भी
भारत की अधिकांश आबादी जो सबसे ज़्यादा खर्च करने वाली आबादी है, जो 5% का पीक है, वो भी वर्ल्ड बैंक के न्यूनतम खर्च के भीतर आता है। फिर से देखिए आंकड़ा, भारत में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले लोग गाँव में 5% 10,000 रुपये औसत खर्च करते हैं महीने, और 20,000 रुपये खर्च करते हैं। औसत मासिक प्रति व्यक्ति खपत शहरों और गाँव में 3,773 रुपये और 6,459 रुपये। विश्व बैंक के हिसाब से जो न्यूनतम स्केल है, वो स्केल क्या है, 7,470 रुपये से लेकर 21,015 रुपये, 21,015 रुपये। अब इस खर्च के आंकड़े को देखने के बाद आप वर्ल्ड बैंक के डेटाबेस पर जा सकते हैं और खुद ढूंढ सकते हैं कि भारत दरअसल खपत खर्च में दुनिया के किन देशों के बराबर है। भारत की अधिकांश आबादी कहाँ किन देशों के बीच में बैठती है जाकर, जिनका खपत खर्च न्यूनतम या मिनिमम या लोएस्ट इनकम के लेवल पर आता है। हमें अपने उत्तरों में, टिप्पणियों में जरूर बताइएगा ये बात कि वो कौन से ऐसे देश हैं जिनसे हम अपनी तुलना कर सकते हैं। आप इन सवालों का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करिए कि हमारी मेहनत से निकली जीडीपी की ग्रोथ चली कहाँ गई, जिसके लिए हमने इतने साल मेहनत किया, कौन ले गया ये तरक्की। आज इतना ही। इन आंकड़ों के एक और कुछ और पहलू भी हैं जिन पर हम आगे कभी बात करेंगे। सर मत ही करिए बात, इतना समझ के ही समझ आ गया कि भारत में जो सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले हैं वो भी अभी दुनिया के अच्छे मुल्कों की तुलना में खर्च नहीं कर रहे हैं। ये बात कितनी पीड़ा देने वाली है। सोचिए कि सरकार इतनी स्कीमें देती है, इतना पैसा बांट दिया, इतने रोजगार दे रही है, मनरेगा में बड़े बड़े इश्तेहार छपते हैं, सरकार दावे करती है, लेकिन जब आप आंकड़े देखिए, सरकार के ही आंकड़े, ऐसा नहीं कि कोई विदेश से आंकड़ा, फिच ने कोई आंकड़ा फेंक दिया, S&P ने कोई आंकड़ा फेंक दिया, और सरकार की एजेंसी बता रही है कि आपके यहाँ की स्थिति क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब। सर 2 सवाल आए हैं। पहला सवाल सुरभि जैन जी का है, पूछ रही हैं देश में खपत को वापस कैसे लाया जा सकता है। लीजिए सवाल भी उन्होंने यही पूछ लिया। यही सबसे बड़ी दुविधा है। पिछले 10-12 साल से आपने सरकार से की तरफ से इस बारे में बात भी नहीं सुनी होगी। मंत्रियों से, वित्त मंत्री से, प्रधानमंत्रियों से, सचिवों ने कभी डिमांड बढ़ाने पर, खपत बढ़ाने पर, कंजम्पशन बढ़ाने पर बात ही नहीं की। और हम भारत को, हम कहते हैं कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता अर्थव्यवस्था है, दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता आबादी हमारे पास। ये हाल है हमारी उपभोक्ता आबादी का, जो हमें दिखाई देता है कि लोग 3,000-4,000 रुपये पर महीने बमुश्किल खर्च कर पाते हैं। तो कंजम्पशन बढ़ाने के लिए 2 बड़े पहलू महत्वपूर्ण हैं। एक लोगों की इनकम बढ़ाना, और दूसरा उनके लिए महंगाई कम करना, उनका जीवन स्तर कम करना। हम दोनों तरफ से पिटे हुए हैं। इनकम में ग्रोथ तो दिखती नहीं, महंगा है, और जिन जिन चीज़ों में महंगाई का स्तर 2010 में, 2012 में, 2015 में जहाँ था, उससे महंगाई लगातार बढ़ी हुई है। तो ये दोनों तरीके की परिस्थितियाँ हमें यहाँ ले जा रही हैं, जहाँ कंजम्पशन ही सेक्रीफाइस हो रहा, खपत ही सेक्रीफाइस हो रहा। और जब आज हम खपत पर खर्च नहीं करेंगे तो भविष्य में कंपनियाँ निवेश क्यों करेंगी, रोजगार क्यों देंगी। और ध्यान रखिए कि आंकड़ा खपत का है। जब खपत इतनी कम है तो कमाई कितनी होगी, क्योंकि आदमी अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए तो कमाता है, और जब खर्च ही नहीं कर पा रहा, 4,000 रुपये खर्च कर पा रहा, तो कितनी कमाई होगी और क्या सेविंग्स होंगी। और क्यों भारत में केवल 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोगों के पास SIPs हैं, भारत में कुछ करोड़ लोगों के पास इंश्योरेंस है। क्यों भारत में 60-70% परिवार 2 महीने से ज़्यादा की नौकरी में बैठकी बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्यों वो अचानक सड़क पर आ जाते हैं। उन सब का भी संकेत हमें इस उपभोक्ता सर्वे के आंकड़े से मिल जाता है। सूर्य नारायण जी अगला सवाल पूछ रहे हैं, अगर खपत सिकुड़ रही है तो GST संग्रह कैसे बढ़ रहा है। इस सूर्य नारायण जी के लिए की मदद के लिए हम अपने एक पुराने इकोनॉमिकम का लिंक लगा देते हैं। सूर्य नारायण जी उसको देखें तो उससे आपको समझ में आएगा कि महंगाई और GST के बीच का रिश्ता क्या। हमने विस्तार से इस पर चर्चा की थी, तो हम उन आंकड़ों को जब तक रेफर नहीं करेंगे तब तक आपको तथ्य समझ में नहीं आएंगे। तो आप इस इकोनॉमिकम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वो लिंक मिलेगा, उसको लिंक से आप GST, महंगाई और खपत के रिश्ते को बेहतर से ढंग से समझ पाएंगे। अगर ये इकोनॉमिकम आप ऐप पे देख रहे हैं तो आपके सामने थंबनेल है, इसको जाकर ढूंढ लीजिए इकोनॉमिकम सेक्शन में, तो आपको ये इकोनॉमिकम मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनकम की बात। सर यहाँ क्या है खास, कमाई का ही पूरा मामला है, कमाई कैसे बढ़ाई जाए, ऐसा कुछ बताइए। मनी लाइन के सुपर ऐप पर एक शो आता है हर महीने की 1 तारीख को। आज 1 तारीख है, और वो शो हमने इस तरह से बनाया है, वो आपको बचत करना ही नहीं, आपको महंगाई से जूझना, आपको कमाई बढ़ाना, आपको उन सारी चीज़ों के विकल्पों के बारे में भी बताता है। अगर आप इस शो को अभी तक नहीं देखते हैं तो मनी लाइन का सुपर ऐप डाउनलोड कीजिए और देखिए। आज 1 तारीख है, उस 1 तारीख के शो में हम आपको वो सारे सूत्र देते हैं जिसके जरिए आप अपनी खर्च, खपत और बचत तीनों को मैनेज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे ये जो पूरा चक्रव्यूह है, इससे अधिक बचाकर और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए सही ढंग से बचत की जा सके। आज 1 तारीख है, नियमित हर महीने की 1 तारीख को आने वाला शो है। चूँकि इस शो को अभी 1 हफ्ता ही बीता है, तो इसलिए आप उसे देख सकते हैं।
चलिए, आखिरी पड़ाव, कोई किताब या वेब सीरीज, क्या बताना चाहेंगे आप? आज किताब की बात, और अक्सर मुझे अपनी टिप्पणियों में भी और अलग से भी लोग मैसेज और संदेश करके शुभम पूछते हैं कि जब भी हम इकोनॉमिकम में किताब की बात करते हैं तो हम आमतौर पर नॉन फिक्शन बुक्स की बात करते हैं, हम इकोनॉमिक्स की, हिस्ट्री की किताबों की बात करते हैं। तो ये उपालंब या ये उलाहना मुझे अक्सर सुनने को मिलता है। तो आज हम एक फ़िक्शन की बात करते हैं। कम फ़िक्शन पढ़ता हूँ मैं, और कम फ़िक्शन रिकमेंड भी करता हूँ, लेकिन एक लेखक हैं, अगर आपने उनका नाम नहीं सुना है तो उन्हें नाम ज़रूर सुनिए। उनका नाम है टेड चियांग। टेड चियांग को साइंस फ़िक्शन का सुपरस्टार कहा जाता है। गार्डियन ने उनके बारे में लिखा कि वो साइंस फ़िक्शन के जीनियस हैं। उनकी छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं और कुछ उपन्यास भी हैं। टेड चियांग की किताबें अमेज़न पर उपलब्ध हैं। टेड चियांग की किताब है स्टोरीज़ ऑफ योर लाइफ एंड अदर्स, अद्भुत किताब है, और एक बिल्कुल दूसरे तरह से फ़िक्शन को लिखना और साइंस फ़िक्शन को लिखना, क्योंकि आजकल हमारे आसपास साइंस फ़िक्शन का नया दौर आया है। अगर आप फ़िक्शन पढ़ने में इंटरेस्टेड रखते हैं और साइंस फ़िक्शन पढ़ने में इंटरेस्टेड रखते हैं और विज्ञान को कैसे समझा जा सकता है जीवन में कल्पनाओं के जरिए, तो टेड चियांग की ये किताब पढ़िए, स्टोरीज़ ऑफ योर लाइफ एंड अदर्स। चलिए, तो ये किताब भी हो गई आपके लिए, और ये इकोनॉमिकम भी मुझे लगता है बड़ा ही रोचक लगा होगा आपको। अपने सवाल खूब सारे भेजिए। अगले इकोनॉमिकम में 2 नहीं 3 सवाल लेंगे, जो सबसे अच्छे 3 सवाल होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल अपने भेजिए हमको। फिलहाल दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।